कीरतपुर गांव में मनमोहन नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां थीं, रजनी और टीना। रजनी मनमोहन की पहली पत्नी से हुई थी, जबकि टीना उसकी दूसरी पत्नी से। वो दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता। शादी के कुछ समय बाद तक तो पार्वती रजनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, लेकिन जब से उसने खुद की बेटी को जन्म दिया, तब से वो केवल उसी पर ही ध्यान देती थी। और इन सब में बेचारी रजनी भूखी रह जाती और खाली पेट ही सो जाया करती थी। घर के काम को देखते हुए पार्वती ने रजनी की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसे ही समय बीता। अब रजनी 12 साल की हो गई। घर का सारा काम वो अकेले ही करती, जबकि पार्वती अपनी बेटी को किसी काम पर हाथ तक नहीं लगाने देती। टीना बेटी, तू घर का कुछ काम नहीं करेगी, तू तो बस खुद पर ध्यान दिया कर। मैं तेरी शादी एक बड़े घर में करवाऊंगी। देख, हम गरीबों से ऐसे तो कोई रिश्ता जोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर तू खूबसूरत दिखेगी तो तू बड़े होकर किसी भी अमीर लड़के को अपने जाल में फंसा सकती है। पार्वती हमेशा अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़के से करवाना चाहती थी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज मनमोहन बाजार से घर लौटा। पार्वती, ये लो, आज बाजार से लौटते वक्त मैं ये फल ले आया, दोनों बेटियों को दे दो, वो खा लेंगी। ठीक है जी। पार्वती ने अंगूर और आम तो अपनी बेटी को दे दिए और अनार रजनी को दे दिया, और अपने मन में सोचने लगी, इस रजनी को सारा दिन काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो ये अनार कब छिलेगी? फिर ये अनार भी वो मेरी बेटी टीना को ही दे देगी। वाह पार्वती, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। लेकिन शाम को रजनी घर के आंगन में बैठकर वो अनार छिलने की कोशिश करती, जिसमें से कुछ ही दाने उसके हाथ आते, बाकी नीचे गिर जाते हैं। ये देख वो रोने लगी, और जो नीचे गिर गए उन्हें उसने मिट्टी के नीचे दबा दिया। कुछ दिनों बाद उस जगह एक नन्हा सा पौधा उगाया। उस पौधे को देखकर वो बहुत खुश होती है। अब वो हर रोज उसे पानी देती और उसके पास आकर बातें करती। वो अनार का पेड़ भी उसके हर सवाल का जवाब देता। धीरे धीरे वो पेड़ काफी बड़ा हो गया और उस पर ढेर सारे अनार लग गए, जो कि बहुत ही मीठे और रसीले होते थे। लेकिन उन अनार को रजनी के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। वो जब भी उस पेड़ के पास अनार खाने जाती, तो अपने आप उस पेड़ में से अनार टूटकर रजनी की गोद में आ गिरता। ऐसे ही समय बीता। अब रजनी और टीना की ब्याह की उम्र हो गई। एक रोज उस गांव के मुखिया के घर सभी गांव वालों का न्योता था। मुखिया के घर न्योता, इसका मतलब वहां तो मुखिया के अमीर रिश्तेदार भी आएंगे। यही सही मौका है अपनी बेटी का हाथ किसी अमीर लड़के के हाथ में देने का। अभी बाजार जाकर अपने और टीना के लिए नए कपड़े ले आती हूँ। फिर पार्टी में जाने वाले दिन पार्वती और टीना अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। चलो रजनी, जल्दी चलो, पार्टी में जाने के लिए देर हो जाएगी। नहीं, मेरे कपड़े फटे पुराने हैं, वहां तो बहुत सारे लोग आएंगे ना, तो मैं इन कपड़ों में कैसे जाऊं? एक काम करो, आप ही चले जाओ। ठीक है, फिर जैसी तेरी मर्जी। चलो टीना, हम चलते हैं। तेरे बापू बाजार से सीधा वहां आ जाएंगे। और तू सुन, घर पर रहकर सोती मत रहना, सारा काम करके रखना, समझी? ठीक है माँ। वो सब पार्टी में चले जाते हैं। बेचारी रजनी बाहर अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती। क्या हुआ रजनी, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने मेरे लिए नए कपड़े नहीं लिए। मेरा भी उस पार्टी में जाने का बहुत मन था, लेकिन मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है ना, ऊपर से घर का सारा काम पड़ा है। आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो वो मुझे यूं अकेला छोड़कर नहीं जाती। रो मत रजनी, उठो और मेरे पेड़ की डाली पकड़कर तुम जो भी मांगना चाहती हो मांग लो। रजनी झट से उठी और उसने डाली पकड़कर कहा, घर के सारे काम जल्दी से हो जाए और मेरे पास सुंदर से कपड़े, सैंडल और गहने आ जाए। तभी चमत्कार हुआ। घर के सारे काम हो गए और रजनी एक बहुत ही सुंदर ड्रेस और ज्वेलरी पहनकर तैयार हो गई। उसके चेहरे पर बहुत ही सुंदर मेकअप किया हुआ था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई पेड़, ये तो सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। अब तुम्हें जब भी कुछ चाहिए होगा तो अपनी आंखें बंद करना और जादुई अनार के पेड़ को याद करना, फिर तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। तभी वहां एक आलीशान बग्गी आई। रजनी उसमें आकर बैठ गई। फिर वो उस पार्टी में पहुंच गई। वो जैसे ही बग्गी से उतरी, सभी उसकी ओर देखकर बातें करने लगे। अरे वाह, इतनी खूबसूरत लड़की, आखिर ये आई कहां से है? ये तो हूर की परी मालूम होती है। रजनी, लेकिन इस भिखारन के पास इतने सुंदर कपड़े और गहने कहां से आए? मेरी रजनी कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन पार्वती, तुम तो कह रही थी
उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। जी वो समझ गया, तुम जानबूझकर उसे यहां नहीं लाई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी पार्वती। उसी पार्टी में एक अमीर घर का लड़का रजत आया हुआ था। रजनी को देखते ही उसने उसे अपना दिल दे दिया। पार्टी खत्म होने के बाद जब रजनी वहां से जाने लगी तभी रजत वहां आता है। मैं उदयपुर के राजा विक्रम सिंह का इकलौता बेटा हूं। आप बेहद ही खूबसूरत हैं। क्या आप उदयपुर की रानी और मेरी पत्नी बनना स्वीकार करेंगी? तभी मनमोहन वहां आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, ये मुझ गरीब की बेटी है और हम लोगों की इतनी हैसियत नहीं कि आप जैसे बड़े लोगों के साथ रिश्ता जोड़ सके। मुझे आपकी बेटी भा गई है और रिश्ता हैसियत देखकर नहीं किया जाता। उस लड़के की बात सुनकर मनमोहन खुश हो जाता है। इस तरह रजनी की शादी उस बड़े घराने में हो जाती है। शादी के बाद रजनी उस जादुई पेड़ को शुक्रिया अदा करने आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई अनार के पेड़। बचपन से आज तक तुमने हमेशा मेरी मदद की है। आज तुम्हारे कारण ही मेरी शादी इतने बड़े घर में हुई है और मुझे इस नरक से मुक्ति मिल पाई है। जैसे तुमने मेरी सहायता की है वैसे ही मेरे पिता का भी ध्यान रखना। तुम फिक्र मत करो रजनी, मैं तुम्हारे पिता की भी पूरी मदद करूंगा और तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी मेरे पास चले आना। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा।